मेरा ये मानना है कि मेडिसिन कभी किसी को क्योर नहीं कर सकता है। मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेडिसिन से आप क्योर नहीं करा सकते हैं। ट्रेडर लोग का जो लाइफस्टाइल होता है कि हम लोग बैठे हैं दिन भर, एक दिनचर्या मेरे को आपसे प्लान करवाना हो, एक लाइफस्टाइल प्लान कराना हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। When you go to a doctor, ask always the root cause of the disease, not about the disease. हम पेन किलर क्यों लेते हैं? लास्ट बात एक बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र मैं बोलूंगा सबको। हेलो, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, एक और H2O पॉडकास्ट, हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म। याद है ना आपको मेरा फ्रेमवर्क जीवन जीने का H2O। इस फ्रेमवर्क के अराउंड में मैं कुछ लोगों को बुला रहा हूँ मेरे पॉडकास्ट के अंदर में, जो मेरे लाइफ के अंदर में जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है मेरे H2O के जर्नी में। तो लास्ट टाइम मैंने अपने मेंटोर संदीप मल जी को बुलाया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत पहले मेरे जान पहचान में मेरे कैंसर डॉक्टर, एक फैमिली फ्रेंड है, उनको बुलाया था। कैंसर के बारे में हमने चर्चा की थी। बहुत कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए और जो मेरे साथ सीरियसली जुड़े मेरे सोशल मीडिया में उनके लिए। तो आज है ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हैं, इतना अच्छा तरीक़ा से आप मुझे संभाल रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जो मार्केट में जो लगे हुए हैं ना सबको, खासकर ट्रेडर्स, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है बैक प्रॉब्लम, बैक एक। आपके होता है क्या जी? तो मुझे काफ़ी ट्रबल हो रहा है बैक एक को लेके, और आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है इसके अंदर में। एंड आई ऑलवेज गो टू दिस डॉक्टर जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये पेन मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मुझे लगा आज इनको बुलाया जाए और कैंडिड कॉन्वर्जेशन किया जाए इनके साथ में कि कैसे लाइफ को जीना है, ये हेल्थ और वेल्थ दोनों में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। बिकॉज वेल्थ में हम लोग सब लगे हुए हैं और हेल्थ हमारा नीचे जा रहा है। तो ये जो डायकोटॉमी है, इसको कैसे सॉल्व करें। सो लेट्स वेलकम फॉर दिस H2O पॉडकास्ट मिस्टर डॉक्टर राजीव रानी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं राजीव जी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एंड 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। लवली। एंड स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम दिल्ली से चालू हुआ था। मैं पहले जॉब करता था इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने जॉब किया डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया। उनका एक हॉस्पिटल हुआ करता था स्कॉट्स। मैं पहले वहाँ था अराउंड 1.5 ईयर। वहाँ जॉब करने के बाद फिर मैंने स्विच किया मैक्स हॉस्पिटल। इसी दौरान मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया फिजिकल थेरेपी में, जो कि क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी होता है, विच इज़ अ वेरी रेयर ब्रांच। एंड उसके बाद फिर मैं वापस अपोलो आया। देन वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कैलकाटा हुआ अपोलो। एंड देन फिर मैं यहाँ पे कोलंबिया एशिया में जॉब करने के बाद 5-6 साल फिर मैंने रिज़ाइन करके अब थॉट कि चलो अब मार्केट में कुछ खुद का किया जाए। एक्चुअली पर्पस ये था कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता था कि मैं इतने साल काम किया हूँ तो मुझे मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है। इसके लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट है कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको आपके बारे में पता चलेगा कि आपने कितना सीखा पेशेंट से, अपने बुक से, अपने एजुकेशन से कितना आपने सीखा। फिर मैंने सॉल्ट लेक में अपना क्लिनिक खोला। एंड जहाँ आप आते हैं वहाँ पे मैंने वो क्लिनिक बेसिकली पेन मैनेजमेंट का क्लिनिक है, और साथ में हम लोग वहाँ पे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी, एज अ लाइफस्टाइल कोच भी हम लोग काम करते हैं कि आपको बताते हैं कि बेसिकली लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रखा जाए। क्योंकि आफ्टर डूइंग जॉब एंड प्राइवेट प्रैक्टिस 20 साल में मैंने एक चीज़ सीखा, एक चीज़ जाना कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से होता है। एंड मैं तो सबको ही कहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को आप डिजीज मत बोलिए, एक्चुअली ये डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर्स का मतलब मैं आपसे कल भी डिस्कस कर रहा था कि अगर किसी बच्चे को अगर बोला जाए A to Z लिखो और A के बाद वो M लिखे, L लिखे, O लिखे, तो वो बेसिकली ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसके मार्क्स भी 0 आएंगे। उसी तरह जब हम अपने जो हमारा जो लाइफस्टाइल में जो ऑर्डर्स बने हैं, उस ऑर्डर को जब हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो डिसऑर्डर स्टार्ट होता है हमारे बॉडी में। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आज के डेट में अब सारे लोगों को एक आदत हो गया है कि वो 12 बजे 1 बजे से पहले कोई सोते नहीं है। इनफैक्ट कि हमारा आप एक पता नहीं आप इस वर्ड को जानते हैं कि नहीं, सर्केडियन साइकिल होता है, सर्केडियन रिदम मीन्स हमारे बॉडी में अपना एक क्लॉक लगा हुआ है। ये क्लॉक जो है वो आपके ऊपर नहीं चलेगा, ये इनवॉलंटरी है। पेनक्रियाज को आप रोक नहीं सकते हैं,
आप लिवर को रोक नहीं सकते हैं। मैं अपने काम को रोक सकता हूँ, मैं अपने सोच को चेंज कर सकता हूँ, मैं उठने बैठने के तरीकों को चेंज कर सकता हूँ, बट मैं अपने ऑर्गन्स को रोक नहीं सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। उनका अपने क्लॉक सेट है, वो क्लॉक कहता है कि आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, बट हम सोते हैं रात में 1 बजे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मेरा पेनक्रियाज, मेरा लिवर, मेरा किडनी, ये सारा अपना मेटाबॉलिज्म को लो कर देता है आफ्टर 10 o'clock। ओके। और उसके बाद हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या हुआ, आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया। जो ऑर्डर था आपने चेंज किया तो आप डिसऑर्डर में चले गए, राइट। इनफैक्ट इसी की वजह से सारी बीमारियां आज के डेट में प्रिवेलेंस हो रही है पूरे मार्केट में। देखा जाए तो जितने भी डिजीज आ रहे हैं ये 90% डिसऑर्डर्स की वजह से आ रहे हैं। खाने का कोई टाइम सेट नहीं है, सोने का कोई टाइम सेट नहीं है। इनफैक्ट कि स्ट्रेस लेने का भी अपना जो एक तरीका है वो भी चेंज हो गया है। हमें जितना स्ट्रेस लेना चाहिए हम उससे 4 गुना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है ये 3 चीज चला रहा है, माइंड, बॉडी एंड साइकोलॉजी। यानी कि हम 3 चीज मिलके हमारे बॉडी सिस्टम को चला रहे हैं। माइंड क्या हुआ, हमारा सोच, ठीक है। बॉडी क्या हुआ, जिसे मैं चला रहा हूँ, एंड एक होता है सोल। ये सोल क्या है, ये हमारा ऑर्गन्स है। ये तीनों चीज को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी सिस्टम अच्छा से काम ही नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके साथ जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहा था बैक पेन का, उसके पीछे कारण क्या है कि आपका सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल आप बहुत एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। जितना स्ट्रेस लेना चाहिए उससे आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो यहाँ पे माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाता है, राइट। आप जो बैठते हैं काफी देर तक बैठे रह गए या काफी देर तक आप खड़े रह गए, तो आपका इससे क्या हुआ, आपका फिजिक्स जो है वो एक डिसऑर्डर में चला गया। अब आप रात में 1 बजे खाना खाते हैं, राइट, और कभी खाए कभी नहीं खाए, कोई टाइमिंग सेट नहीं है खाना खाने का। कई बार कितने लोग, आपका पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जो मिला वो खा लिए। तो उससे क्या होता है, आपका केमिस्ट्री जो है वो डिसऑर्डर में चला जाता है। मींस कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, ये तीनों जब डिसऑर्डर में जाता है तो मेरा बायोलॉजी भी डिसऑर्डर में चला जाता है, एंड दैट कॉजेज डिजीज एंड इलनेस। दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं सबको कहता हूं कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हर अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजीव जी, अरे मैं तो पहले भी रात में 11 बजे खाता था, हाँ, पहले भी मैं बाइक से इतने लंबे चला जाता था, मैं ड्राइव करके डेली धूलागढ़ जाता हूँ अपने फैक्ट्री में, और मैं पिछले 40 साल 30 साल से धूलागढ़ जा रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कि मेरा बैक पेन जो है आपके ओवर ड्राइविंग से आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? शास्त्रों में लिखा है एक चीज बहुत बढ़िया, हम लोगों को 4 युग जीना है। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 4 युग प्रताप तुम्हारा आता है ना, तो हम लोग को 4 युग जीना है। हर एक युग जो है ये 20 साल का होता है। 20, 20, 20 एंड 20 यानी 80 ईयर्स का आपको एक युग जीना है, राइट। एवरी फर्स्ट युग यानी एवरी 20 ईयर्स के बाद आपको अपना आहार, अपना विहार का मतलब उठने बैठने, चलने फिरने, ड्राइविंग का तरीका, आहार यानी खाने का तरीका, आहार, विहार और व्यवहार यानी माइंड, ये तीनों चेंज कर देना चाहिए हर 20 साल की उम्र, हर 20 साल के बाद। और इसीलिए ये 40 के बाद अचानक से आप देखेंगे 40 साल के बाद अचानक चेंज आना स्टार्ट होता है। बट हम क्या करते हैं, रात में 1 बजे फिर पाव भाजी खा लेते हैं। कल ही खाएं तो आपने क्या किया, आपने आहार को जो है चेंज नहीं किया। अब आप फॉर एग्जांपल आपने खा लिया, चलो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही चीज है, आप क्या कीजिए, नेक्स्ट डे उसको कॉम्पनसेट कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट डे कॉम्पनसेट नहीं करते हैं। अगर रात में हम 12 बजे अगर बलवंत के ढाबा में थोड़ा खाना खा लिए ज्यादा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आपको नेक्स्ट ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए, या हम लोग को नॉन इन्फ्लामेटरी खाना चाहिए। नॉन इन्फ्लामेटरी का मतलब अब आपको हुआ क्या, आपको बैक पेन हुआ। बैक पेन क्यों हुआ? क्योंकि आपके बैक में इन्फ्लामेशन आ गया। इन्फ्लामेशन जो वर्ड है, इन्फ्लामेशन वर्ड जो है ये बनता कैसे है? इन फ्लेम फॉर्मेशन। ये 3 वर्ड से बना है, इन फ्लेम एंड फॉर्मेशन, यानी आपके बॉडी के अंदर फ्लेम है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, नेक्स्ट मील, मैंने रात में अगर बहुत गर्म खाना, हेवी खाना खा लिया है, तो नेक्स्ट मील यानी ब्रेकफास्ट हमको नॉन इन्फ्लामेटरी कर देना चाहिए, जिसमें अग्नि हो ही नहीं। ओहो, हम तो एक फ्लेम है, आपका कमर में दर्द है, इन्फ्लामेशन है, मैंने फिर जाके घर में गर्म खाना खा लिया, एक तो फ्लेम था, ऊपर से फ्लेम और डाल दिया और इन्फ्लामेशन बढ़ गया।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमको बैलेंसिंग कैसे करना है 40 के बाद, राइट? अब आपका फर्स्ट युग 20 साल के जब आप थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब दिल्ली गया था जॉब खोजने के लिए, मैं एज उस समय 20-21 एज रहा होगा, मॉर्निंग में बाइक से निकलते थे। वहां दिल्ली में आप देखेंगे बहुत जगह छोला कुलचा बिकते रहता है, राइट? छोला कुलचा खाते, ठेला वाला, साइकिल वाला, इनफैक्ट साइकिल पे भी बेचता था, अपने छोला कुलचा खाते थे, उसमें मैदा मिल गया। दोपहर में अपोलो हॉस्पिटल के बाहर में अमृतसरी नान बेचता था। अच्छा, वो अमृतसरी नान खा लेते थे, क्योंकि जो मिलता है भाई, जॉब खोज रहे हैं, स्ट्रगल पीरियड में है, तो जो मिल रहा है वो खा लो। नेक्स्ट डे रात में फिर क्या करते थे, तंदूरी रोटी खा लेते थे, अगेन मैदा। 3 टाइम मैदा खाता था मैं 21 साल के एज में। मॉर्निंग में आराम से पेट क्लियर होता था। लेकिन जब मैं अब 45-46 का मैं हो गया हूं, अब मैं 3 टाइम अगर मैदा खाऊंगा ना, तो मेरा 3 दिन तक पॉटी नहीं होगा, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने खा तो लिया, बट मैंने अपना आहार को आफ्टर 42nd युग के बाद मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि 4 युग जीना है, हर 20 साल का एक युग होता है, हर 20 साल के बाद आप अपना आहार, विहार और व्यवहार बदल दीजिए, नहीं तो आप डिसऑर्डर में जाएंगे, वहां इलनेस आना स्टार्ट होगा। कितने पेशेंट, मैं सबको बोलता हूं कि आप रात में लेट क्यों खाते हैं? आपका एज अब 64 हो गया है, आप रात में इतना लेट क्यों खाते हैं? अगर आपको खाना भी है तो आप ठंडा खाना खाइए। तो एक क्वेश्चन बड़ा आया कि भाई ठंडा खाना क्यों खाइए? ठंडा खाना इसलिए खाइए कि आपने सारा दिन इन्फ्लेमेशन अपने बॉडी में क्रिएट किया है, आपने फ्लेम लिया है। कैसे फ्लेम आया? स्ट्रेस से भी फ्लेम आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, खाने से भी इन्फ्लेमेशन आता है। किसी का ऑफिस मान लो सॉल्ट लेक में नहीं, आप रहते हैं सॉल्ट लेक में और आपका ऑफिस डांकुनी में, आप इतना ओवर ड्राइविंग करते हैं, उससे भी इन्फ्लेमेशन आता है। एटलीस्ट रात में जाके आपको शीतल खाना खाना चाहिए। शीतल खाना का मतलब जो हम शीतला माता वाले दिन खाते हैं। शीतला माता ने ठंडा खाना क्यों खाने के लिए कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये खाना आपका इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे चलो रिचुअल होगा जो होगा मुझे नहीं पता, बट इसके पीछे एक साइंस है। तो आवर बॉडी इज मोर मेड टू ईट कोल्डर फूड, गर्म खाना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा है? नहीं, एटलीस्ट हमको कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि आपका भोजन जो है वो तत्व के हिसाब से होना चाहिए। पृथ्वी का जो तत्व है, जस तत्व तत्व भोजनम, पृथ्वी का जो तत्व जैसा है आपका भोजन वैसा होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ इसको। सुबह में जब धूप निकलता है, बड़ा ही सनलाइट बड़ा निर्मल लगता है, तो हमारा भोजन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का तत्व जो है निर्मल है, समझ गए? दोपहर में हमारा खाना जो है वो थोड़ा ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है ऊर्जा, पूरा ऊर्जा, एकदम ऊर्जा रहता है उसके अंदर। सूरज एकदम हाई वोल्टेज में रहता है, गर्मी रहता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है पृथ्वी का। तो हमारा भोजन भी दोपहर के समय ऊर्जा के से भरा हुआ होना चाहिए, यानी आप गर्म खा सकते हैं। रात में, शाम में, सूर्यास्त के बाद हमारा जो पृथ्वी का तत्व है वो शीतल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता फैलाता है। सूरज गर्मी फैलाता है तो चंद्रमा शीतलता फैलाता है, तो हमारा भोजन भी शीतल होना चाहिए। और शीतला माता के दिन हम लोग जो भोजन करते हैं वही एक्चुअली शीतल भोजन है। आप दोपहर में 4 रोटी अपने लिए बनवा लीजिए, और उसको रात में आप किसी भी पानी छोड़ने वाला सब्जी के साथ खाइए। सूखा सब्जी के साथ जनरली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप जब पानी छोड़ने वाला सब्जी जब खाते हैं तो जब वो पेट में जाता है वहां पे भी वो क्या करता है, मॉइस्चर रिलीज करता है। अच्छा। तो हमारा जो लीवर है उसको उतना एसिड बनाना नहीं पड़ता है, और उसको पीएच वैल्यू को लीवर मेंटेन रखता है हमारे बॉडी को। पेट के अंदर एक एसिड जो है उसका पीएच वैल्यू मेंटेन रहता है, तो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो आप एसिडिटी की तरफ चले जाएंगे। और जो नॉनवेज खाता है? नॉनवेज तो पूरा का पूरा तामसिक भोजन है। अच्छा। तो ताम्रता का मतलब ही हो क्या होता है, पूरा का पूरा फ्लेम। अच्छा। तो जो भी फ्लेम खाएंगे आफ्टर सूर्यास्त, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, जितना ज़्यादा, मैं तो सबको बोलता हूँ प्याज लहसुन भी मत खाओ, क्योंकि वो भी तामसिक भोजन है। तो खाना है तो दोपहर में। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 40 के बाद ये चीज़ चालू कर देना चाहिए। ये सेकंड युग के बाद में, क्योंकि पहला जो 40 साल है उसका गारंटी भगवान ले लेते हैं। मैं भी जब मैंने गाड़ी लिया था ना, तो मैंने जब गाड़ी लिया तो मेरा वो जो शोरूम वाला है बोला, भैया 5 साल का, 3 साल का वारंटी हमारा है, 2 साल का आपने एक्सटेंडेड करा लिया, 5 साल का हम जिम्मेदार हैं। 5 साल के बाद कुछ भी ठुकेगा आप देख लीजिएगा। तो भगवान ने भी जो हमें ना गारंटी में भेजा है कि भाई 35 साल तक मैं देख लूंगा। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा पाचन तक ताकत, तुम्हारा हार्ट का कंडीशन, लंग्स का कंडीशन, जैसे व्यवहार करना है करो, मस्त रहो, मैं 35 तक मैं मैनेज कर लूंगा। बट आफ्टर 35 to 40 you have to pull up your socks
और देख लो कैसे मैनेजमेंट करना है बॉडी का, नहीं तो भाई डिसऑर्डर में जाओगे, मैं तो इलनेस लेके आ जाऊंगा। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो आप रिसेंटली मेरे पास आए, राइट, आप टुमारोलैंड गए, राइट, वहां पे आपने 6 घंटा कूदा होगा, आपने जंप किया होगा एवरी डे 6 आवर्स, राइट। तो मैंने क्या कहा था, आहार, विहार और व्यवहार। तो विहार का मतलब क्या होता है, उठने बैठने का तरीका, एक्सरसाइज का तरीका, चलने का तरीका, राइट। तो ये सारा चीज जो है आपको आफ्टर 40 चेंज कर देना चाहिए और स्लोली स्लोली उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। आप जब टुमारोलैंड में थे, आपके दिमाग में चल रहा था यार तो मैं 30 इयर्स का विवेक बजाज हूँ, कूद लो 6 घंटे। तो हुआ क्या कि आपका जो मसल से उतना एक्सर्शन ले नहीं पाया। और एक समय के बाद क्या हुआ, जब आप किसी भी चीज को, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जब हम चलते हैं, तो हमारा जो मसल्स का फिजिक्स है, इनफैक्ट मसल्स का क्या, किसी भी चीज का आप देख लो, गाड़ी भी आप चला रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। Absolutely. तभी तो टायर घसता है। Absolutely. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर नहीं घसता। तो फ्रिक्शन हमारे बॉडी में भी हो रहा है। जब हम चल रहे हैं, जब हम कूद रहे हैं, जब हम डांस कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। लॉट ऑफ फोर्सेज वर्क ऑन इट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ है। एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। आप जितनी बार कूदे, जमीन से जाके आप टकराए, उतने ही वेट और फोर्स से जमीन भी आपको ऊपर की तरफ धक्का दिया। वो क्या किया, एक तो आप डांस कर रहे थे, कूद भी रहे थे, पता नहीं आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप उस दिन हाइड्रेटेड कितना थे मुझे पता नहीं, कितना पानी आप उस दिन पिए। बिकॉज मैं सबको कहता हूं कि आप अपने एक्टिविटी के हिसाब से खाना पीने को अपने तरीके से आप उसको मैनेजमेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी समझाता हूँ। जैसे आप आज आपका दिन भर में ऑफिस में सिर्फ बैठने का काम है, राइट, आपको पता है, यू आर प्री इन्फॉर्म्ड क्या सिर्फ बैठना है और कोई काम नहीं है मेरे पास। आप डाइट को भी वैसे ही मैनेज कीजिए। अगर आपको बहुत ड्राइविंग, लंबा ड्राइविंग में जाना है, धनबाद जाना है, कहीं जाना है ड्राइव पे, तो आप उस दिन हाइड्रेटेड रहिए, खाना उस हिसाब से खाइए। जैसे बहुत सारे लोग को आप देखेंगे ना, बोलते हैं कि यार मेरे को तो ड्राइविंग बहुत ज्यादा करना है, मुझे चावल नहीं खाना है। आप सुनेंगे ड्राइवर लोग बोलते हैं नहीं चावल खा के ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है जिसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो फैट में कन्वर्ट होगा और आपको नींद लेके आएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोलिक एसिड बन जाता है, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ड्राइवर्स लोग अवॉइड करते हैं कि चावल नहीं खा के ड्राइव करेंगे। तो आप जिस दिन टुमारोलैंड गए उस दिन आप हाइड्रेटेड नहीं रहे होंगे, कि आपको पता था कि 6 घंटा कूदना है, तो आपको एक पानी का बोतल साथ में रखना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा सिप सिप लगा के पीते रहते तो आपका मसल्स जो है वो ठंडा होते रहता, इन्फ्लेमेशन की तरफ नहीं जाता। आपने गलती किया और मसल्स क्या हुआ, इतना ज्यादा न्यूटन एक्चुअली न्यूटन का प्रॉब्लम है। आपको न्यूटन ने उस दिन बैक पेन लेके आ गए थे। एक्चुअली न्यूटन इज द मेन कल्प्रिट। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से आपने अपने मसल्स को इतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उसमें क्रिएट कर दिया कि उसमें इन्फ्लेम्ड हो गया मसल्स, और आपका बैक पेन स्टार्ट हुआ और आप एक तरफ कर्व्ड कर गए। सो इसीलिए इस तरह का जब होता है तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि पानी अच्छे हाइड्रेटेड रहें। इसीलिए कहते हैं फ्लेम आ गया। आज आप सुने होंगे यार मेरे को चोट लग गया, बैक पेन आ गया, तो जनरली सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोल्ड पैक लगाओ। इसीलिए कोल्ड पैक लगाने बोलते हैं कि फ्लेम है अंदर, उसके ऊपर कोल्ड लगाओ ताकि फ्लेम जो है वो रिड्यूस कर जाए। तो जब चोट लगे इमीडिएटली तब कोल्ड करो उसको, कोल्ड करना चाहिए। अब चोट सपोज दर्द है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, तो उस समय क्या ना गर्म पानी का सेक करने से काफी आराम मिलता है। वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। पर चोट लगी है तो मतलब चोट लगा है तो फर्स्ट 72 आवर्स सिर्फ कोल्ड पैक क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ गया है ना, फ्लेम आ गया। अब आप फ्लेम के ऊपर फ्लेम डालेंगे तो फ्लेम और बढ़ेगा। समझ गए। हो सकता है आपको एक छोटा मोटा 10-15 मिनट का हो सकता है आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो, बट वो एक्चुअली में क्या होता है कि आप जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली जब चोट लगता है हम लोगों को तो ब्लड जो है वो उसका केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। आप उस केमिस्ट्री को आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं हॉट पैक लगा के, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो इनफैक्ट कि हमेशा कोल्ड पैक ही यूज करना चाहिए फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ द पेन। इधर इट इज बिकॉज ऑफ इंजुरी, इट इज अ काइंड ऑफ इंजुरी ओनली। आपको जो वो इंजुरी हुआ है, मसल्स गर्म हो गया, आप हाइड्रेटेड थे नहीं और बैक पेन आ गया। मुझे एक बात डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बैक का पूरा स्ट्रक्चर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जितना भी एक्सरे और MRI कराया है, और ये ना प्रॉब्लम आई थिंक सभी के साथ है। ये वीडियो आई थिंक काफ़ी लोग देख रहे होंगे बिकॉज दे कैन रेजोनेट देमसेल्फ विथ मी। तो मेरा प्रॉब्लम है L4 L5, ठीक है, जो एक्सरे MRI में दिखता है कि उसके बीच में गैप जो है वो कम हो गया, ठीक है। और वो बोलते हैं कि बीच में जो स्पंज होता है, जब बहुत ज़्यादा उछल कूद करता हूँ तो वो स्पंज निकल जाता है, जिसके कारण बोन में फ्रिक्शंस क्रिएट होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन आंसर विच आई गॉट फ्रॉम अदर डॉक्टर्स। करेक्ट।
बट एक्चुअल में प्रॉब्लम वहाँ है कि प्रॉब्लम मसल में होता है कि प्रॉब्लम कहाँ होता है ये प्रॉब्लम? देखो हमारा एक्चुअली मसल्स कितना है मालूम है हमारे बॉडी में? मसल्स हाँ, बॉडी बोन कितना है? बोन इज 14% ऑफ योर बॉडी वेट। ओके एक अप्रोक्सीमेटली एक कैलकुलेट किया गया, ओके 14% ही सिर्फ बोन है। तो जो चीज़ इतना 14% है उसमें इतना प्रॉब्लम जल्दी नहीं आता। सही बात है। तो जो मेजर चीज़ है प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा आता है, विच इज मसल्स। विच इज़ मसल्स। होता क्या है कि हम लोगों का बॉडी का स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया है कि जितने भी बोन्स हैं उसको एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है मसल से दिया गया है। ओके तो जब तक मसल्स इंजर्ड नहीं होगा हाँ तब तक आपके स्पाइन को कुछ नहीं होने वाला। ओके समझ गए? हमारा जो स्पाइन है इसका एक्चुअल अगर देखा जाए तो आपके एक केमिस्ट्री को मेंटेन करता है, फिजिक्स को मेंटेन करता है, और ये एक बहुत बड़ा माइंड है हमारा। स्पाइन क्या है? इनफैक्ट यू नो व्हाट इज द स्पाइन? इज गॉड ने स्पाइन बनाया क्यों? स्पाइन एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन सेंटर की तरह काम करता है हमारे। अगर आपको मैं पैर में अगर चूटी काटूं, आपके घुटने में अगर दर्द है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये सारा का सारा स्पाइन के थ्रू ब्रेन में जा रहा है। ओह सो स्पाइन इज द मैसेंजर। स्पाइन इज द मैसेंजर। इसमें स्पाइनल कॉर्ड है। ओह या ये वर्टिब्रास जो होता है, वर्टिब्रास के बीच से स्पाइनल कॉर्ड अंदर गया है। बरोबर है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना ब्रेन तक, ओके और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी स्पाइन के थ्रू ही आता है। ओके जैसे मुझे आपने किसी मच्छर काटा, आपने उसको मारा, तो ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये जो मच्छर काटा, इसका भी इंफॉर्मेशन स्पाइन के थ्रू गया है। तो बेसिकली स्किन, ऐसे मैं स्किन को अगर कर रहा हूँ तो ये तो स्किन नहीं भेज रहा इन्फॉर्मेशन क्या? नहीं, स्किन नहीं भेज रहा है, इसके अंदर पेरिफेरल नर्व्स हैं। अच्छा इसके अंदर भी नर्व्स हैं। मैंने आपको कल बताया हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है 72 किलोमीटर लंबा है। नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन से लेके टोज तक 72 किलोमीटर किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया गया है। बाप रे। एग्जैक्ट फिगर नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 72 किलोमीटर लंबा है ये। नर्वस सिस्टम जो है स्टार्ट होता है पेरिफेरल से। पेरिफेरल का मतलब हमारे स्किन के अंदर भी नर्वस सिस्टम है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिससे मैं टच कर रहा हूँ तो ये इंफॉर्मेशन जो है मेरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है फिर डीप नर्व को जाके मैसेज देता है। डीप नर्व फिर जाता है स्पाइन के तरफ, स्पाइन से फिर वो ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है। सो अगर आपके L4 L5 के अंदर में प्रॉब्लम आया है तो इसका रीजन सबसे पहले स्टार्ट होता है मसल से ही, क्योंकि हमारा बोन जो है, वर्टिब्रास जो है, ये चारों तरफ मसल्स से घिरा हुआ है। अब जब आप जंप करते हैं तो क्या हुआ कि मेरा मसल्स टाइट हो जाता है। अब मसल्स जब टाइट हो गया तो वर्टिब्रास के बीच का फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस कर जाता है। हमारा भगवान ने जो स्पाइन बनाया उसका एक फिजिक्स मैं बताता हूँ, उसका फिजिक्स का कैसे सपोर्ट है। वो एक तरह का शॉकर की तरह काम करता है। ओके अगर हम कोई स्पीड ब्रेकर तेजी से क्रॉस करते हैं तो हमारा वर्टिब्रास स्पॉन्ज की तरह काम करता है। ऐसे हुआ फिर वापस रिलैक्स कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स कर जाता है। इसके साथ का अगर मसल्स टाइट हो गया तो क्या होगा? इसका स्पॉन्जीनेस खराब हो गया, राइट? तो अभी क्या हुआ, उसके आसपास का मसल्स जो है वो उसको ब्लड का सप्लाई भी कम कर देता है। मसल्स उसको मैसेजेस देना भी कम कर देता है। एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट गिव्स सिग्नल टू द ब्रेन कि भाई मैं टाइट हो गया हूं, मुझे रिलीज करो। अंडरस्टैंड? तो ये रिलीजिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप मेडिसिन खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, कोल्ड पैक लगा सकते हैं। जैसे ही आपने कोल्ड पैक लगाया क्या हुआ? मसल्स एक कोल्ड की वजह से मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट? जैसे ही हम कोल्ड पैक हटाते हैं तो हमारा बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। कोल्ड पैक यूज क्यों करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। कोल्ड जब हम करते हैं तो मेरा मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट? वो एरिया ठंडा हो गया, कहीं भी बर्फ लगाएंगे वो ठंडा हो जाएगा। जैसे ही मैं उस कोल्ड पैक को हटाता हूं तो हमारा बॉडी का कुछ हार्मोन्स होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके ताकि ये एरिया जल्दी से जल्दी वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ओके समझ गए? तो अभी सही पूछा जाए तो कोल्ड पैक एक्चुअली में ज्यादा से ज्यादा ब्लड लेके आता है। अब ब्लड ज्यादा उस एरिया में जाएगा तो उस एरिया को न्यूट्रिशंस मिलेगा, वो मसल्स हेल्दी हो जाएगा। जब मसल्स हेल्दी हो जाएगा तो आपके वर्टिब्रास को सिग्नल्स भी अच्छे जाने लग जाएंगे, क्योंकि वर्टिब्रास को सिग्नल्स जो है मसल्स ही दे रहा है। अच्छा, यानी कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो मसल्स ही एक्चुअली में, अगर वहाँ का स्मूथ है
तो उस वर्टिब्रास अच्छे से काम करता है। जब वर्टिब्रास अच्छे से काम करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड भी अच्छे से ही काम करेगा, वो प्रिजर्व्ड रहेगा। समझ गए? अभी क्या हो गया कि आपका जो डिस्क प्रोलैप्स्ड हुआ, अब मसल्स टाइट हो गया है, तो क्या हुआ, उस वर्टिब्रास को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो वर्टिब्रास भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिस्क बाहर आया। अगर मैं मसल्स को सॉफ्ट कर दूं तो वर्टिब्रास अच्छे से फंक्शनिंग, बायोमैकेनिक्स उसका रिस्टोर हो जाएगा और डिस्क जो है अपने आप सेटल हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्टिब्रास कितना इंजर्ड हुआ है। करेक्ट। तो यही सिस्टम है वर्टिब्रास का। सो इम्पॉर्टेंट है कि, और हमारे बॉडी का सही पूछिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये वर्टिब्रल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कल जब आप आए तो मेरे को फील हुआ कि आपका नेक बहुत स्टिफ है। नेक बहुत स्टिफ है। मैं नीचे अगर ट्रीटमेंट कर भी रहा हूँ आपका लोअर बैक का, आप मेरे पास कंप्लेन लेके आए लोअर बैक का, फिर आपने पूछा कि नेक क्यों देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि नेक जो है वो भी स्टिफ है। तो नीचे से जो सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहा है वो यहाँ पे आके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देने को पूरा पैसेज क्लियर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने क्या किया कि नेक मसल्स को मैंने कल रिलीज कर दिया, जिससे कि आपका लोअर बैक का जो सिग्नल है टू द ब्रेन वो फैसिलिटेट हो जाए अच्छे से, तो आपको फील गुड फैक्टर आ गया, इसीलिए आपका बैक पेन थोड़ा कम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। हम पेन किलर क्यों लेते हैं? पेन किलर बेसिकली सीधे आपके पेन साइड पे काम नहीं करता। पेन किलर का काम होता है बेसिकली ये आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जो हमारा रिसीवर्स होते हैं, जो पेन का जो रिसीवर्स है, जैसे मैंने आपको चुट्टी काटा, तो ये रिसीविंग जो है, ये रिसीविंग को कट कर देता है, जिसको हम COX-1 COX-2 पाथवे बोलते हैं। जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है कि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रहा है, ये जो सर्किट जहां लगा है उस सर्किट पे वो केमिकल आ करके क्या करता है कि उस एरिया को नम कर देता है, उसको एनाल्जेसिया कहते हैं। तो एनाल्जेसिक इफेक्ट से क्या होता है कि ये जो सर्किट है ये डिटोरिएट कर जाता है और यहां से सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता, तो आपको पेन फील नहीं होता है। तो आपका एक्चुअली में देखा जाए तो सीधे घुटने में पेन किलर काम नहीं कर रहा है। अगर किसी को नी पेन है तो ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि आपने मेडिसिन पेट में डाला, राइट? अब पेट से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो एनाल्जेसिक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा और वहां जो सर्किट है, जो पेन का रिसीवर एंड जो होता है, उसको वो कट कर देता है, तो आपको पेन फील नहीं होता है। समझ गया। तो अगर किसी को दो तरह का केस लेते हैं, एक है कि कोई इंजरी हो गई फॉर सम इवेंट, ओके, और एक है कि मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि मेरे बैक के अंदर में रहता ही है। तो इंजरी वाला तो आपने बता दिया, मेरा एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से बता दिया कि भाई आइस पैक लगाओ, थोड़ा पेन किलर शायद थोड़ा बहुत दिन ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। पेन किलर लेने का फायदा भी है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही है सिर्फ। पेन किलर लेने का फायदा ये है कि आप अगर पेन नहीं है तो योर माइंड इज वर्किंग गुड एंड यू कैन डू एक्सरसाइजेस। आप जो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको शोल्डर में पेन है तो मैंने पेन किलर खाया, तो अब मेरा शोल्डर का पेन जो है वो, मतलब पेन जो ब्रेन तक जा रहा है वो पाथवे थोड़ा देर के लिए रुक गया है, तो मैं अब धीरे धीरे अपने शोल्डर का एक्सरसाइज करके उसको वापस रिहैबिलिटेट कर सकता हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्सरसाइज ब्रिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस टू द मसल्स। अच्छा, गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस का मतलब एवरी न्यूट्रिशंस, इवन दो पानी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। H2O जो आपका एक पॉडकास्ट का नाम है, H2O मैं इसलिए कहता हूँ सबको पानी पीने के लिए, बिकॉज हाइड्रोजन उसके अंदर होता है। एंड अभी हाइड्रोजन जो है वो सबसे बड़ा एक पावर सेंटर बन गया है। मतलब हाइड्रोजन एक्चुअली गिव्स यू एनर्जी। अभी आप देखोगे हाइड्रोजन, अदानी ने अभी हाइड्रोजन का एक बस लॉन्च किया है, हाइड्रोजन बम बन रहा है। तो हाइड्रोजन इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का सिर्फ सोर्स हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स पानी भी है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन है। H2O इसीलिए कहते हैं हम। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके पानी बना है। तो पानी भी एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है जो सबको लेना चाहिए। और अप्रॉक्सीमेटली मैं कहीं स्टडीज पढ़ रहा था, बिकॉज पानी कितना पीना चाहिए इस पे बहुत बड़ा डिबेट है कि कितना पानी पीना चाहिए। लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इस इन्वायरमेंट में हम लोग को 6% ऑफ द बॉडी वेट पानी जरूर पीना चाहिए। अच्छा, एवरी डे 6% ऑफ द बॉडी वेट।
क्योंकि एक बच्चा तो 4 लीटर पी नहीं सकता, हाँ सही बात है, और एक मोटा आदमी के लिए भी 3 लीटर काफ़ी नहीं है। सही बात है। तो पानी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत डिबेटेबल है, बिकॉज लद्दाख में रहने वाला लोग कितना पानी पिए, चेन्नई में रहने वाला कितना पानी पिए, इस पर डिबेट है। बिकॉज लेकिन जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में हमको एटलीस्ट 6% ऑफ द बॉडी वेट पानी जरूर पीना चाहिए। और पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन का और कोई सोर्स नहीं है। हाइड्रोजन आपको एनर्जी देता है, ऑक्सीजन आपको लाइफ देता है। तो वाटर एक्ट एज अ गिविंग यू एनर्जी एंड लाइफ बोथ, और उसी पे हमारा बायोलॉजी चल रहा है। सही है। पानी भी अलग अलग तरीके के आजकल आ गए, एक आरओ वाटर आ गया, एक फिल्टर वाटर आ गया, आयरन विद आयरन, विदाउट आयरन, इस पे कोई ओपिनियन है आपका? ये बेसिकली कॉमर्शियल है। सिंपल पानी पीना चाहिए, अच्छा, प्लेन पानी पीना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ कि आप नॉर्मल चापाकल का पानी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़मीन से नीचे से निकल के आ रहा है, तो उसमें कोई इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। अब मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये सब जो आरओ वाटर्स होते हैं, उसका जो जहाँ स्टोरेज होता है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक कंटेनर के अंदर होता है, जो कि अगेन एक नैनो पॉलीमर्स, नैनो प्लास्टिक्स आपके ब्लड के अंदर देना स्टार्ट कर रहा है, विच इज़ अ काइंड ऑफ टॉक्सिक। तो मुझे लगता है कि प्लेन पानी पीना चाहिए। आप उबाल के पानी पीजिए, कहीं भी टैप वाटर से पानी लीजिए, उबालिए, उसको ठंडा कीजिए, एटलीस्ट उसका इन्फेक्शन मर गया, न्यूट्रिशंस और मिनरल्स उसके अंदर है। तो आरओ जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपके सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। तो आप पानी तो पी रहे हैं, उसके लिए मैंने क्या कहा, न्यूट्रिशंस भरा होता है पानी, आपने उसका सारा न्यूट्रिशन से ही निकाल दिया, अब पानी में बचा क्या? तो नॉर्मल पानी पीना चाहिए, गर्म करके आप रख दीजिए, जिससे डिसइंफेक्टेड हो गया, आप उस पानी को पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ चलता हूँ लाइफस्टाइल, जो एक टिपिकल हम ट्रेडर लोग का जो लाइफस्टाइल होता है कि हम लोग बैठे हैं दिन भर, थोड़ा सा हम लोग कैजुअल है अपने आप को लेके। तो अगर एक दिनचर्या मेरे को आपसे प्लान करवाना हो, एक लाइफस्टाइल प्लान कराना हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट फ्रॉम गेटिंग अप, कब कितना बजे उठें, क्या करें? तो हमारा ट्रेडिंग में बताया जाता है कि हमारा ट्रेडिंग चालू हो जाता है 9 बजे, 9 से लेके 3:30 तक हम किसकी नहीं सुनते। तो उसके हिसाब से आप पूरा एक दिन, बॉडी का तो सुनना ही पड़ेगा। मैं बताऊं, जेन्युइनली हम लोग नहीं सुनते हैं बॉडी की, इसलिए बॉडी बाद में कई महीने साल बाद सुनाती है। जनरली लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू आर गेटिंग अप, आप जब सो के उठ रहे हैं, तो उसके 6 घंटा पहले आप पूरे स्टैटिक थे, पूरे स्टैटिक थे। उसमें आप ना अपना हाथ यूज कर रहे थे, ना पैर यूज कर रहे थे, ना ब्रेन यूज कर रहे थे। जनरली क्या होता है कि जब हम इन तीनों चीज को यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका ब्लड का रिक्वायरमेंट भी कम रहता है। तो एक स्टडीज है जिसमें बताया गया कि अराउंड 70% ऑफ द ब्लड जो आपके ब्रेन में है, हाथ पैर में है, ये सब आपके कंठ से नाभि के बीच में रहता है, बिकॉज लिवर, किडनी, हार्ट, इनको रात में ब्लड का बहुत जरूरत पड़ता है। तो आप सुबह में जब भी उठते हैं, बिकॉज आपका बॉडी स्टैटिक था, आपके हाथ और पैर में उतने ब्लड सप्लाई अच्छे नहीं थे, बिकॉज आपने कोई यूज नहीं किया। जब हम यूज करेंगे तभी तो मसल्स को ब्लड का रिक्वायरमेंट आएगा, और वो डिमांड करेगा हार्ट को, भाई ज्यादा बना। जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी आपका डिमांड बढ़ा दिया ना मसल्स के लिए। तो रात में जब हम सो रहे हैं, वी आर इनटू स्टैटिक पोजीशन, राइट। जब हम स्टैटिक से डायनेमिक की तरफ जा रहे हैं, तो एक एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ता है, एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ। फॉर एनी मोशन एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप मोशन में आ सकते, तभी एक्सेलरेशन होगा। आप सुनोगे बहुत सारे लोगों का कि रात में, मेरे परदादा जी 2 बजे रात में उठे बाथरूम के लिए, और बाथरूम में गए एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर हुआ और एक्सपायर कर गए। हुआ क्या कि आपने सडनली बेड से स्टैटिक से डायनेमिक में जाने के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी को बनाया नहीं। आपने सडनली जैसे ही पाँव पे लोड डाला, हुआ क्या कि मसल्स जो है हार्ट से अचानक हार्ट से एक्स्ट्रा ब्लड डिमांड किया, हार्ट उस समय बना नहीं पाया। तो इसमें क्या हुआ, एक काइंड ऑफ अ इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाया, राइट। तो वहां पे हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड बनाने के चक्कर में फेल कर गया। तो मैं सबको कहता हूं कि जब भी आप सो के उठिए, बेड पे एटलीस्ट 5 मिनट अपने सारे बॉडी के मसल्स को हिला लीजिए। आप कभी कोई फ्रेंड आपका डॉग पाले हुए? हाँ, हम भी, मेरे पास डॉग है। हाँ। आप सो के जब डॉग उठता है तो पहले क्या करता है, तो ऐसे पहले स्ट्रेच करेगा, ऐसे करेगा, फिर हाथ ऐसे ऐसे झाड़ता है अपने आप को, उसके बाद आगे बढ़ता है। सही है, ही इज मोर एजुकेटेड देन वो बेसिकली जानता है कि बायोमैकेनिक्स को चलाना कैसे।
तो वो फिजिक्स पढ़ा हुआ है, वो गॉड से आया है, तो उसको पता है कि मैं स्टैटिक था रात भर, अब मुझे डायनेमिक में जाना है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी डेवलप करना पड़ेगा बॉडी के अंदर में। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ अपने सारे हाथ पैर को आप अच्छे से चला लीजिए, जिससे कि आपका हार्ट और माइंड आपका जान जाए कि नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शन। तो आपने जब अगर ये काम नहीं किया और आपने जैसे ही पाँव रख दिया नीचे जमीन पे, एक इंजुरी होता है हमारे बॉडी को, एक हर्ट को हमारे इंजुरी होता है। आप सडनली पैर को ज्यादा ब्लड सप्लाई आपने करा दिया या डिमांड, आपने के पास ब्लड था ही नहीं पैर में, आपने पैर पे वेट डाल दिया, तो वहां पे इंजुरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस में लाइए कि जब हम सुबह सो के उठे तो अपने घर में सारे लोगों को बोले, मैं ये 40 के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले के लोग करें तो भी ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा 2 सेकंड युग के बाद से आपको चेंज करना पड़ेगा आहार विहार और व्यवहार। तो अब 40 के बाद जनरली सारे लोगों को क्या करना चाहिए, जब सो के उठें तो सबसे पहले अपना सारा बॉडी के एक एक मसल्स को अच्छे से एक्सरसाइज कर लें 5 मिनट, ठीक है। अपने लंग्स के अंदर में पूरा हवा भर लें, यू टेक अ डीप ब्रेथ एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स या 15 टाइम्स आप डीप ब्रेथ कर लें, सो दैट कि ऑक्सीजन भी बॉडी में आ जाए। देन यू स्लोली पुट द लेग डाउन टू द अर्थ। तब आपका पैर जो है उसको क्या मिलेगा, एक अर्थिंग मिलेगा, जिससे कि आपके सारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, एंड इन अ हेल्दी कंडीशन, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप इस मेडिसिन को शुरू से लोग प्रैक्टिस करें तो कभी आगे चल के मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा। तो इस मेडिसिन को आप स्टार्ट कीजिए, देन गोज टू योर, जो भी आप गर्म पानी पीते हैं आप पानी पीजिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड देन यू जनरल जो रूटीन होता है, बाथरूम गए, कम टू द ऑफिस, एंड जरूर थोड़ा देर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए बिकॉज आपका जो माइंड है वो अलाइंड हो जाएगा। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका जो माइंड है वो अलाइंड हो जाता है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो गर्म पानी की आपने बात कही, तो आपने बहुत महीने पहले मुझे कहा था कि रात को भिजा के सोइए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको निवाय करके पीजिए, तो वो आप कॉम्बिनेशन बता दीजिए सबको। एक धनिया जीरा सौंफ मैं जनरली सबको कहता हूँ कि आप धनिया जीरा सौंफ का तीनों मिला के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दीजिए। बेसिकली इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल लेमन वाटर भी पियेंगे, हल्दी पानी भी पियेंगे, तो उससे भी आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। बिकॉज लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को चला रहा है। इसीलिए हम लिवर को कलेजा बोलते हैं हिंदी में। मैं कितने लोगों से पूछता हूँ कि भाई कलेजा का मतलब क्या है, सब कलेजा ये बताते हैं। सब बोलते कलेजा क्या है, बोला कलेजा ये दिल को कलेजा बोलते हैं। एक्चुअली में फिल्मों में होता है कलेजा, लेकिन कलेजा एक्चुअली हम लोग लिवर को बोलते हैं। तो कहते हैं ना जिसका कलेजा स्ट्रांग है वो कोई भी चीज परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपका लिवर स्ट्रांग है तो पहला जो ऑर्गन जिसे हमें फीड करना है वो है हमारा लिवर। तो आप पहले लिवर को डिटॉक्स कर लीजिए, जिससे कि लिवर जो है वो बेसिकली आप सांस भी जो ले रहे हैं ना वो भी लिवर के पास जा रहा है। लिवर एक्चुअली में डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ भेजना है। अच्छा, लंग्स नहीं डिसाइड कर रहा है, लिवर ही डिसाइड कर रहा है कि भेजना कहाँ है। पूरा कॉन्सेप्ट ही वो हिला दे रहे हैं पूरा, क्योंकि आपका जितने भी ब्लड है वो लिवर के थ्रू होके निकलता है। जितने भी ब्लड है वो सारे लिवर के थ्रू होके निकलते हैं। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको सबसे ज्यादा बेचारा काम है, सबसे ज्यादा काम है। वो आपका प्राइम मिनिस्टर है एक्चुअली, सही पूछिए तो बॉडी का। और एक्चुअली ब्रेन जो है वो प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट है। हम लोग तो दिल को बहुत ज्यादा वो देते हैं। दिल तो बेचारा दोनों के बीच में फंसा हुआ है। दिल दोनों के बीच में फंसा हुआ है। दिल को समझ में नहीं आता एक्चुअली कि मैं किसका सुनूं, ब्रेन का सुनूं कि लिवर का सुनूं। करेला का सब्जी है, आपका ब्रेन कह रहा है नहीं खाना है भाई, ठीक है, लिवर कह रहा है खाना है भाई, ठीक है। और पाव भाजी जो है लिवर कह रहा है नहीं खाना है भाई, ब्रेन कह रहा है खाना है भाई। हार्ट तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है। हार्ट एक्चुअली काम कुछ नहीं है, हार्ट का काम ऐसा टुल्लू पंप है। अच्छा, हार्ट उससे ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिल टूटता नहीं है कभी, ब्रेन टूटता है, लिवर टूटता है, दिल कभी नहीं टूटता है। तो आपका, तो मैं वही कह रहा था, फिर आप जब ये डिटॉक्स कर लिए, अपने लिवर को डिटॉक्स करने के बाद आप वॉक पे जाइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आपके बॉडी के अंदर में जो भी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे सारे दिन के टॉर्चर को सहने के लिए। क्योंकि आप जो बता रहे हैं 9 to 3:30 इतने टॉर्चर्स हैं, और आपका सारा मेंटल टॉर्चर्स है, नहीं फिजिकल टॉर्चर भी। आप बैठे हैं, आप सिंपल ऐसे देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। जब आपका माइंड और फिजिक्स बॉडी दोनों टॉर्चर में जब रहता है तो केमिस्ट्री भी बाद में टॉर्चर में चला जाता है, यानी ब्लड। तो ये तीनों चीज को अलाइन करने के लिए आप शुरू में ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बिकॉज आप जो बता रहे हैं 9 to 3:30
आप जो बिजनेस में है, मैं उसको एक्चुअली स्पोर्ट्स कहता हूँ। हम्म, आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर जा रहे हैं तो आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, केमिस्ट्री में एक्टिव होना पड़ेगा और माइंड में भी एक्टिव होना पड़ेगा। कोई ऐसे प्लेयर नहीं, विराट कोहली सुबह उठ करके 2 पराठा खा के अनुष्का भाभी से खेलने नहीं जाता होगा। वो सुबह जाता है, बढ़िया, उसके लिए अलग डाइटिशियन सेट है जो उसको बताती है कि आज आपका टेस्ट मैच है तो आपको इतना खाना खाना है, आपका 2020 है तो इतना खाना खाना है, आपका 50 ओवर्स का मैच है तो इतना खाना खाना है। ये हर चीज डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड है, एवरीथिंग इज टेक्निकली राइट। तो आपको अगर 9 to 3:30 काम करना है तो आपको उसके लिए अपना केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री का मतलब आप यूज क्या कर रहे हैं, ब्रेन, राइट। आप ब्रेन यूज कर रहे हैं, साथ में आप बैठे हुए भी हैं, तो कमर को भी न्यूट्रिशंस का ज्यादा जरूरत है। तो न्यूट्रिशंस बेसिकली आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड गुड अमाउंट ऑफ फैट, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा विथ मल्टी मिनरल्स, ताकि जब आप काम करें, जब आप सोचें तो आपके ब्रेन को अच्छे अमाउंट में B12 मिल जाए। इंटरेस्टिंग। राइट। सो आपको न्यूट्रिशनली बहुत अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉर्निंग में जब आपको निर्मल खाना खाना है, निर्मल खाना खाने का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट कम हो, न्यूट्रिशंस ज्यादा हो। तो मैं सबको कहता हूँ कि आप मॉर्निंग में आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए, एम्प्टी स्टोमक। आप सीजनल फ्रूट खाइए। अभी जैसे सीजन अभी चल रहा है अनानास का, पाइनएप्पल का सीजन है, पाइनएप्पल खाइए। अभी सीजन अमरूद का है, आप अमरूद खाइए। खरबूजा खाइए, चीकू आया हुआ है मार्केट में, आप चीकू खाइए। तो अभी वो बड़ा वाला नींबू जिसको हम बिजोड़ा कहते हैं, आप बिजोड़ा खाइए। तो ये सबका भी सीजन है, आप ये सीजनल चीज खाएंगे बिकॉज गॉड ने अभी ये क्यों दिया है, इस सीजन में आपको ही खाना है। आप ये चीज खाइए, आपको ज्यादा मिनरल्स मिलेगा। तो अब आप क्या हुआ कि अब आप मिनरली स्ट्रांग हो गए, अब आपका ब्लड स्ट्रांग हो गया, यानी आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया है, राइट। B12, D3, कैल्शियम, जो भी है, तो पता नहीं है कि कितने केमिकल्स, कितने मिनरल्स हमारे बॉडी में। अभी तक मेडिकल साइंस ये नहीं जान पाया कि कितना मिनरल्स हमारे बॉडी में। कुछ लोगों को 50-60 के बारे में पता चला है, 10-20 का टेस्टिंग आया है। सब तो पता चलने वाला भी नहीं है, बट एक क्या, फ्रूट्स के अंदर में वो सारे मिनरल्स हैं। तो वो मिनरल्स हम खाए तो मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया। फिर आप एक्सरसाइज की, उससे आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो गया। आप जब मेडिटेशन की तो आपका माइंड स्ट्रांग हो गया। यही 3 चीज तो बायोलॉजी को चला रहा है। सही है। तो आप 9 to 3:30 अपने आप को रेडी कर लिए। और बैठे हैं तो फ्रिक्वेंटली कितना टाइम में उठते रहना चाहिए? एक्चुअली में एक स्टडी हुआ था, जिसको एक्चुअली में यूनेस्को वालों ने किया था, WHO ने किया था। उसने एक एवरेज निकाला कि एक मनुष्य को 1 घंटा 28 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं बैठना चाहिए इफ इज ऑफ एनी एज, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे 1 घंटा से ज़्यादा कभी भी क्लासेस नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि आप एक मसल्स को कितना देर तक प्रेशराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये अगर कप उठा के अगर बोलूं, कुछ वेट नहीं है इस कप का, अगर मैं बोलूं 1 घंटे तक ऐसे रखे रहिए, आपके हाथ में दर्द आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो मैं सबको कहता हूँ कि अपने फिजिक्स को हमेशा डायनामिक रखना चाहिए, कांस्टेंट। आपको मैं एक और बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा भारी जानवर कौन है? हाथी, राइट। आप कभी हाथी को ध्यान से 15 मिनट देखिएगा, वो कभी स्टैटिक खड़ा नहीं रहता है। कभी एक पाँव उठाएगा, कभी दूसरा पाँव उठाएगा, फिर पूंछ हिलाएगा, फिर सूंड हिलाएगा, फिर कभी कान हिलाएगा। हम ही मनुष्य कैसे हैं जो 7 घंटा 6 घंटा भी ऐसे बैठे रह जाते हैं, ना कुछ कान भी नहीं हिला रहे हैं, पूंछ भी नहीं हिला रहे हैं, ना पैर हिला रहे हैं, कुछ भी नहीं हिला रहे हैं। जब इतना बड़ा हाथी भी स्टैटिक नहीं रहता है, डायनेमिक रहता है। घोड़ा को भी देखेंगे डायनेमिक रहेगा, कान हिला लेगा, पूंछ हिला लेगा, राइट। तो कभी भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट से ज़्यादा। आप जब 15 मिनट, आप जैसे आप सिस्टम पे आप देख रहे हैं, राइट, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा हाथ को मूवमेंट कर लीजिए, तो ताकि उस मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छे से हो जाए, न्यूट्रिशनली मसल्स एक्टिव रहे, सफिशिएंट रहे मसल्स, तो परफॉर्मेंस मसल से आप ले सकते हैं। नहीं तो अब क्या होगा, पहले के स्टेज में क्या होगा, आपका पहले कमर थकेगा। कमर जब थकेगा तो स्पाइन जो है ब्रेन को मैसेजेस अच्छे से नहीं देगा। फिर धीरे धीरे ब्रेन बोलेगा, अच्छा बैठे हो, ठीक है, अब थोड़ा सा एक काम करो, तुम थोड़ा कंधे का सपोर्ट ले लो। फिर देखेंगे थोड़ी देर के बाद कंधा में दर्द आएगा। तो सिंपल स्ट्रेच 15 मिनट से क्या हो रहा है कि आप अपने पूरे बॉडी के मसल्स को आप एक्टिव करके रखे हुए हैं, जिससे उसको न्यूट्रिशनल सप्लाई अप्रोप्रिएट होता रहे, सो दैट आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक रिकॉप करके कंपनी है, RECOUP, रिकॉप ने एक सर्वे किया था कि जितने सिटिंग जॉब के IT प्रोफेशनल्स हैं, जब उन्होंने ऑडिट किया तो देखा 75% ऑफ द पीपल आर सफरिंग विद पेन।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका प्रोडक्टिविटी नीचे जा रहा है. पेनफुल बॉडी कैनॉट थिंक गुड, राइट? तो आपको हमेशा लगे यार पेन हो रहा है, छोड़ो आईटीसी का देख लेंगे बाद में, परफॉर्मेंस कैसा है, छोड़ो विप्रो का परफॉर्मेंस बाद में देख लेंगे. वो तो है। आपका कंसंट्रेशन लेवल लूज कर रहे हैं. तो आप एग्जैक्ट जो आपका जो काम है, आपका काम क्या है? मेरे हिसाब से आपका काम एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आगे चल के कंपनी का क्या होगा. यू आर इनटू स्टडीज, राइट? ऐसे नहीं कि बस तुक्का मारे और हो गया. एक स्टडी है. तो जब आप स्टडी कर रहे हैं और आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो आपका माइंड साथ नहीं देगा और आपका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, विच एक्चुअली आपके प्रोडक्टिविटी को भी कम करेगा, आपके वेल्थ को भी कम करेगा. जब प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छा तो वेल्थ कहाँ से आएगा? सही है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि हेल्थ एक्चुअली क्रिएट वेल्थ. इफ यू आर नॉट हेल्दी यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ. करेक्ट. और अगर हेल्दी नहीं है तो वेल्थ जो भी है वो भी चला जाएगा. तो मार्केट खत्म होने के बाद से 4 बजे के बाद क्या रूटीन होना चाहिए? आप वापस जाइए घर एंड थोड़ा रिलैक्स होइए. रिलैक्स होने के बाद यू थिंक कि आपने सारा दिन क्या काम किया, कैसा काम किया, आज क्या क्या आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसके ऊपर काम करिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए. एंड जब भी घर जाइए हाइड्रेटेड हो जाइए. सबसे पहले तो पानी पीना चाहिए. ऐसे भी हमारे वास्तुशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब भी कोई घर है तो सबसे पहले आप देखेंगे, हमारा कल्चर है कि जब भी कोई घर है तो सबसे पहले उसको पानी पिलाओ. बिकॉज पानी पीने से क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल अलग हो जाता है. तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बूस्टअप होगा. गो टेक अ लंच. अगर आप लंच यहाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लंच एटलीस्ट 4 बजे तक लंच कंप्लीट कर देना चाहिए. और फिर घर जा करके थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग कीजिए. बिकॉज मैं तो सबको कहता हूँ शाम में जरूर स्नैकिंग करो, क्योंकि आप दिन भर अपने बॉडी के लिए नहीं खाते हैं, आप कुछ माइंड के लिए भी खाना चाहिए. तो आपको जो पसंद है आप खाइए. इडली, ढोकला, डोसा, पुचका. पुचका मैं सबको कहता हूँ पुचका जरूर खाना चाहिए. पुचका इज अ हेल्दी डाइट में आता है. अच्छा. बिकॉज पुचका में क्या होता है कि आप इमली का पानी जो होता है अल्कलाइन वाटर होता है, और उसमें अजवाइन जाता है, सौंफ जाता है, जीरा जाता है, तो सब कुछ तो अच्छा ही चला गया. तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है. तो रात का जो डाइजेशन जो आप खाना खा रहे हैं उसके लिए भी वो एक बेनिफिट करता है. आप बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों से भी पूछेंगे तो बोलते हैं कि खाना खाने के थोड़ा देर के बाद जरूर आपको पुचका का पानी पीना चाहिए. पुचका का पानी का मतलब ये सब चीज़ अंदर होना चाहिए. सौंफ, जीरा, अजवाइन होना चाहिए, हींग होना चाहिए, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चले. तो जब आप घर जा गए पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा कंफर्टेबल होइए, टीवी देखिए, न्यूज़ देखिए, कुछ स्नैकिंग कीजिए और ट्राई कीजिए कि 7 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लें. अच्छा. बिकॉज 7 बजे के बाद क्या होता है कि हम लोगों का जो पेनक्रियाज होता है वो स्लगिश हो जाता है. जब आप पढ़ेंगे गूगल में भी जाके कि दो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर में, एक होता है डाउन फेनोमेनन होता है और दूसरा डस्क फेनोमेनन होता है. डाउन फेनोमेनन क्या होता है? वो मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, जिससे में आपका ग्लूकोज लेवल थोड़ा स्पाइक पे चला जाता है. बट डस्क फेनोमेनन जब सूर्यास्त के बाद जब चालू होता है तो हमारे पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना कम कर देता है. तो आप जो भी खाना खाते हैं बेसिकली उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ठीक से अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज आपका इंसुलिन तो कम बन रहा है. इंसुलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को अपनी जगह पे पहुंचाना, ताकि जिससे आप परफॉर्म कर सके. कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी है. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, राइट? अब आपका इंसुलिन कम बना है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम टूट जाता है. तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपनी जगह पे पहुंच नहीं पाता, लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, लोग मोटे होने लगते हैं. तो अगर जो भी व्यक्ति 7 बजे के बाद खाना खा रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई 90% के वो मोटे होंगे ही होंगे. उनका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट को खुला छोड़ दिया. क्योंकि इंसुलिन था नहीं ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था. लिवर ने देखा अरे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है भाई, इसको जल्दी से जल्दी इसको चेंज करो, उसको फैट में कन्वर्ट करो, इसको स्टोर करो कहीं पे, जब ये बंदा दौड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे. बट नेक्स्ट डे पता चला आपने दौड़ा ही नहीं, तो वो फैट मोटापा लेके चला है, ओबेसिटी लेके चला है. सही है. सो ये आपका जो बॉडी का क्लॉक, बॉडी का सिस्टम, वे ऑफ लाइफ जो है, ये इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि कैसे हम अपने बॉडी के लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलें. क्योंकि अभी लाइफस्टाइल पूरा 90% ऑफ डिजीज इज कमिंग बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. मैं देखता हूँ रात में 12 बजे 1 बजे रेस्टोरेंट्स के बाहर में भीड़ लगा है, हुक्का का भीड़ लगा है. अभी तो देखिए अब भीड़ तो अब जोमेटो और स्विगी में लगा हुआ है. हाँ, क्विक डिलीवरी और ऑनलाइन फूड. कोई ओपिनियन है आपका ये ऑनलाइन फूड जो चल रहा है इंडिया में इसको? नहीं, बेसिकली नहीं, अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड कर देना चाहिए. अवॉइड करना चाहिए. और आप खा भी रहे हैं, सो मैंने आपको कहा कि इसको कॉम्पनसेट करना चाहिए. मैं नहीं खाता हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी खाता हूँ. मैंने लास्ट संडे ही बिरयानी खाया.
अब बिरयानी खाया तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने अपनी वाइफ को कह दिया कि भाई सारा दिन आज जो है मेरा फ्रूट्स रहेगा, नट्स रहेगा, मेरे लिए पोहा बना दो, मेरे लिए रवा डोसा बना दो। तो मेरा एक मानना है कि जो खाना जल्दी पकता है वो जल्दी पचता है। सो रात में जो बिरयानी मैंने खाया है उसको नेक्स्ट डे से मैं कॉम्पनसेट करता हूँ, क्योंकि मैं अब थर्ड युग में आ चुका हूँ। आई हैव क्रॉस 40, आई एम नाउ 46। तो अब 46 होने के बाद क्या हुआ कि अब आपका जो मेटाबॉलिज्म जो है वो लोअर साइड में जाना स्टार्ट, बिकॉज वी हैव टू डीजनरेट। हम डीजनरेट होंगे ही होंगे, हम अपने आप को रीजनरेट 40 के बाद नहीं कर सकते हैं। तो जब हम डीजनरेशन हो रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म में भी डीजनरेशन हो रहा है, तो आपका जो गट का परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट महीना में ऐसा नहीं कि हर संडे खाना है। आप महीने में 2 बार खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप खाइए उसके नेक्स्ट डे उसको कॉम्पनसेट कीजिए कि हाँ आज रात में हैवी डिनर हो गया है, आज मैं हयात में गया, आज मैं किसी के यहाँ शादी में गया, दबा के मैंने खाया है। नेक्स्ट डे आप अपने आप को कॉम्पनसेट कर लीजिए। आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, सूप पीजिए। लीवर को उस दिन आप छोड़ दीजिए रेस्ट में। भाई तेरा आज वीक ऑफ है कल मैंने काम ज्यादा किया था, आज वीक ऑफ है तुम्हारा, आज तुम वीक ऑफ में रहो, रेस्ट करो। सो यू विल सी योर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा आपका बॉडी का। सही है डॉक्टर साहब, बहुत मजा है। आपसे जब भी बात करता हूँ ना तो वो मूवी संजय दत्त की मूवी है ना, वो MBBS वाली मूवी, एकदम वैसी फीलिंग आती है कि अगर डॉक्टर हो तो ऐसा हो जो क्या प्लेजेंट, अच्छे से बात करे, सारी बात को बताए। नहीं तो रूड डॉक्टर्स भी बहुत होते हैं जो बताते नहीं है, बस ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, एक्चुअली मेरा ये मानना है कि मेडिसिन कभी किसी को क्योर नहीं कर सकता है। मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेडिसिन से आप क्योर नहीं करा सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड क्योर। आप मेरे पास आए, मैंने आपका सिर्फ ट्रीटमेंट किया, मैंने आपका क्योर नहीं किया। ये बातें जो हैं ये आपको क्योर की तरफ लेके जाएगी। मेडिसिन हो, फिजियोथेरेपी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो, ये सारा ट्रीटमेंट है, ये क्योर नहीं है। क्योर क्या है? आपका सेल्फ डिसिप्लिन। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि हेल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य 2 शब्द से बना है, स्व, आस्था। जब तक आप अपने ऊपर आस्था नहीं रखेंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। आप उपचार ही कराते रहेंगे। ट्रीटमेंट को हिंदी में उपचार कहते हैं और क्योर को हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। तो जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, साथ साथ में आपको स्वास्थ्य के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपके अंदर एक सेक्रीफाइस का भावना होना चाहिए कि ठीक है, मैं गया हूँ फलना जगह, मेरा शुगर है, मेरा रिसेंट टेस्ट में मेरा शुगर ऊपर आया था, तो मैं ये शादी में जाके सिर्फ फ्रूट्स खा के लौट जाऊंगा। तो आपको सेक्रीफाइसिंग एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आज मैं डिनर हेवी कर, चलो आप खा भी लिए तो नेक्स्ट डे मैं कॉम्पनसेट करूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बेस्ट खाना मेरे सामने आ जाए, मेरे मनपसंद, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि रात में ही मैंने खा लिया था। मैंने ओवरलोड कर लिया अपने बॉडी को, मैंने लीवर को पूरा परेशान कराया, पूरे रात मैंने परेशान किया है। आज मैं लीवर को छुट्टी दे रहा हूँ, आज मैं नहीं काम कराऊंगा लीवर से। सो जब तक आप क्योर के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत मैं सब लोगों को कहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योर के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। अगर आप क्योर की तरफ तैयार नहीं हैं तो आपका ट्रीटमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए लोग आज पूरे जीवन ब्लड प्रेशर का मेडिसिन खाते हैं, पूरे जीवन शुगर का मेडिसिन खाते हैं, पूरे जीवन थायराइड का मेडिसिन खाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रीटमेंट को ही ऊपर रख के चल रहे हैं, क्योर को देख ही नहीं रहे हैं कि मैं क्योर कैसे करूं। और फैक्ट तो ये है कि डॉक्टर्स भी आज के डेट में क्योर बताते नहीं है। अभी मैं आपको आज का ही घटना बता रहा हूँ, मॉर्निंग में मेरे साथ आज हुआ। मैं निकल रहा था घर से तो किसी ने मेरे को अपना ब्लड रिपोर्ट भेजा कि राजीव भैया मेरा ये ब्लड रिपोर्ट है, सो मैंने फला डॉक्टर को भेजा था, उन्होंने मेरे को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया है। मैंने कहा ब्लड रिपोर्ट का इलाज करवा रहे हो कि पेशेंट का इलाज करा रहे हो? भाई आपका डॉक्टर बैठा है बॉम्बे में, आप कलकत्ता में हैं, आपने उनको रिपोर्ट भेजा, उन्होंने आपको मेडिसिन भेजा। ये तो आप चैट जीपीटी पे डाल देते वो तो आपको ऐसे ही बता देता। तो जब तक डॉक्टर का पैसा क्या है, डॉक्टर जब तक उसको फिजिकली मेंटली जब तक असेसमेंट ना करे, मैं कहता हूं किसी को भी दवाई नहीं खाना चाहिए। एंड व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, ask always the root cause of the disease, not about the disease, because it is very important. It is very important to know the patient rather to know the disease. आप पेशेंट को जानो, मुझे विवेक बजाज को जानना है, मुझे उसके प्रॉब्लम्स को नहीं जानना है। अगर मुझे ये नहीं पता हो कि आप ट्रेडिंग करते हैं, कि कितना सिटिंग करते हैं, नहीं बैठते हैं, मैं आपको कभी ट्रीट नहीं कर सकता। करेक्ट।
मैं आपका ट्रीटमेंट ही करूंगा, क्योर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ, से कि मैंने आपको इतना पैसा दिया है, मेरे को आधा घंटा चाहिए आपका, मैं दवाई लिखवाने नहीं आया हूँ, मुझे कारण जानना है कि मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरा शुगर बढ़ा क्यों, है ना। आप दवाई लिख दिए, अरे दवाई तो मेरे को फार्मासिस्ट भी दे देगा, दवाई मुझे जानना ही नहीं है। मुझे ये जानना है कि मेरा शुगर बढ़ा क्यों, मेरा थायराइड बढ़ा क्यों, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों, मैं ऐसा कहाँ पे मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया हूँ जिससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आप मुझे वो बताइए, मैं उसको ठीक करूंगा, रादर टू ईट द मेडिसिन। ओके, मैं मेडिसिन खाऊंगा, मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, बट मैं क्योर की तरफ जाऊंगा। आई विल नॉट गो टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। इसीलिए अब सारे लोग दवाई खाते हैं, क्योर की तरफ कोई जा ही नहीं रहा। सही है डॉक्टर साहब, समय की ऑब्वियसली पाबंदी है और आपका फ़ोन कॉन्स्टेंटली चल रहा है क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो आपका तो फ़ोन चलेगा ही। और ये जो जिस समय है, वैसे ये 7 दिन काम करते हैं, ये बहुत पैशनेट है, इज़ वेरी सॉल्ट लेक में, कैलकाटा में इनका है चेम्बर, आपको मिल जाएगा, आप नाम से भी ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, मेरे जो इतने भी लर्नर्स है, फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन लिखें इस वीडियो के नीचे में, राइट। और मैं एक और वीडियो आपके साथ करूँगा बाद में, क्वेश्चंस पिक करूँगा लोगों का और आपसे आंसर मांगूंगा। और इस बार कोशिश करूँगा कि आपके चेम्बर में ही आपके साथ में वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बढ़िया हो जाएगा फिर, जहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर हम लोग करेंगे डेफिनेटली। और बट ट्राई करेंगे। क्लिनिक्स में तो आपको पता ही है, तो अच्छा है, वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे क्योंकि क्या है, नॉलेज क्या है, एक वीडियो से तो होगा नहीं, मल्टीपल इंटरेक्शंस आपके साथ करना अपने एक काम कर सकते हैं। वैसे हम लोग, मैं बेसिकली पेन स्पेशलिस्ट हूँ, तो पेन स्पेशलिस्ट में क्या होता है कि भगवान ने 206 बोन्स बनाए हैं, कितने सारे जॉइंट्स बनाए हैं, तो अपने क्वेश्चंस अगर मेरे पास अगर आते हैं स्पेसिफिक किसी जॉइंट्स के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो मुझे बड़ा मजा आता है, उसको एंटरटेन करता हूँ मैं, उसको सॉल्यूशन खोजने में। और इनफैक्ट कि मैं ट्रीटमेंट से ज़्यादा मैं क्योर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं उसका क्योर आपको बता पाऊँ। अगर जब तक आप क्योर नहीं जानेंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एंटर किए तो मैंने कहा, मैंने आपके यहाँ कल्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ कोई शूज़ नहीं पहनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शूज़ तो एक्चुअली में दिन भर पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पैर जो है हमेशा अगर बंधा हुआ है, राइट, तो हमारा हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, तो आपका पंजे का पंपिंग एक्शन कम हो जाता है, कुछ हद तक कम हो जाता है, पूरा नहीं कमेगा, कुछ हद तक कम हो जाता है, जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करके रखता है पाँव में, राइट। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा शूटअप थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा। दूसरा, अभी आप देखेंगे जनरली सारे लोगों को हॉलेक्स बल्गस बोल के एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जिसमें अंगूठा जो है अंदर की तरफ घुस जा रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसे हो जाता है अंगूठा, ऐसे अंदर की तरफ जाता है, हम हॉलेक्स बल्गस कहते हैं। अच्छा। जो लोग दिन भर शूज पहन के रहते हैं, एक कंटिन्यूअस एक प्रेशर क्रिएट होते रहता है उसके ऊपर में। तो क्योंकि अब हम लोग शूज पहनना एक ऑफिस का कल्चर है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं सबको कहता हूँ कि जब आप ऑफिस में बैठ के जब काम करें तो अपना शूज आप खोल दीजिए, शूज खोल के कोई सैंडल पहन ले, सैंडल पहन लीजिए, आप नीचे शूज रख दीजिए, आप सही रहिए, आप आराम से बैठिए। कई ऑफिस में ऐसा कल्चर, हमारे यहाँ पर वो कल्चर है, बट बॉम्बे में जनरली कोई शूज खोलता नहीं है। नहीं, खोल के बैठ जाओ, जितना, अगर मान लो आप 4 घंटे अगर बैठे हैं, अच्छा, बैठते वक्त खोल दो, आप खोल लीजिए ना शूज, तो आप देखेंगे आपका पाँव हल्का लगने लगेगा। हाँ, वो तो है, क्योंकि आपका ब्लड का जो एक कंप्रेशन है ना, आपका जो वीनस जो फ्लो है, हार्ट की तरफ सारा वेन्स आ रहा है ना, तो एक जो कंप्रेशन है वो एक क्रिएशन जो वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा। एटलीस्ट आप 5 to 10 mmHg जो है अपना ब्लड प्रेशर को थोड़ा लोअर साइड में रख सकते हैं। अच्छा, आप जूता की बात कर ही रहे हैं शूज़ की, तो ये भी बताइए कि ये जो मार्केटिंग चलती है कि ये वाला फोम का जूता पहनोगे तो अच्छा है और ये सस्ता जूता पहनोगे तो खराब है पाँव के लिए, कुछ तर्क तो होगा इसमें। शूज बेसिकली हमेशा सॉफ्ट पहनना चाहिए। ओके, हमेशा सॉफ्ट पहनना चाहिए। व्हेन यू आर वॉकिंग हमेशा सॉफ्ट। मैं सबको कहता हूँ हील वाला शूज अवॉइड करना चाहिए। ओके, जनरली, क्योंकि हील का शूज जो होता है उसमें एक 5 से 10 डिग्री एंगल जो है आप नीचे की तरफ रहते हैं। जैसे हाई हील्स जो होते हैं, तो हाई हील्स भी बहुत खराब होता है, बिकॉज आपका उसमें बायोमैकेनिक्स आपका चेंज हो जाता है। आपका नी के ऊपर में बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका जो शिफ्ट हो जाता है, यानी कि लोड बहुत ज़्यादा नी के ऊपर आता है। तो जनरली मैं सबको कहता हूँ कि आप हमेशा फ्लैट पहना कीजिए। ओके, अगर आप फ्लैट पहनेंगे तो आपका पैर जो है वो अलाइन, भगवान ने जब नहीं बनाया हील अरे मैंने जैसा भगवान ने बनाया वैसा पहनना है, ठीक है, हम उसको चेंज क्यों करें? भगवान ने फ्लैट बनाया है सरफेस, तो हम फ्लैट पहनेंगे, फ्लैट ही करो, तो हम उसको चेंज क्यों करेंगे? हाँ, फॉर्म हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, सॉफ्ट रहने से क्या होता है कि आपका अभी क्या है कि रोड्स जो है बहुत कोल टार के रोड्स हैं, सीमेंटेड रोड्स हैं, तो इसमें आपका जो
न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जब आप वॉक कर रहे हैं तो एक सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है रोड भी आपको दे रहा है, राइट? तो वो जो है एटलीस्ट फोम जो है वो कुछ फ्रिक्शंस को, कुछ फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। जिससे कि आपके पैर के ऊपर में लोड कम आएगा और दुखेगा कम। तो हमेशा सॉफ्ट कुशन का ही शूज पहनना चाहिए। जैसे मैं पहनता हूँ, मैं कभी शादी विवाह में जाता हूँ, मैं कभी चमड़ा वाला शूज नहीं पहनता हूँ। अच्छा। मैं अवॉइड ही करता हूँ, मैं हमेशा फोम वाला शूज पहन के जाता हूँ। क्योंकि ठीक है, बचपन में ठीक था, 20-30 साल के थे तब ठीक था, मैं उस समय सेकंड युग में जी रहा था। अब मैं थर्ड युग में आ गया हूँ, तो मुझे अपना आहार विहार व्यवहार बदल देना है। तो जब तक मैं वो नहीं बदलूंगा मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब आपके साथ तो कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। और मैं चाहता भी नहीं है ख़त्म हो। तो दोस्तों, आप अगर देख रहे हैं वीडियो लास्ट तक, आप देख ही रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कमेंट में लिखिएगा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आई विल गो एंड आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो विथ हिम और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा यस आई लाइक्ड इट, और शेयर जरूर करना है। ये सब वीडियो नहीं शेयर करोगे तो क्या करोगे शेयर? दिस इज रियल नॉलेज विच शुड रीच एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू डॉक्टर मैं साहब। लास्ट बात एक बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। कि स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा मंत्र मैं बोलूंगा सबको, हाँ कि आप अपना हरी, वरी और करी, हाँ। इस तीनों चीज को बैलेंस वे में चलाइए। अच्छा, नाइस। अगर आपका हरी, वरी और करी ठीक नहीं चल रहा है तो आप ठीक नहीं चलोगे, एंड यू हैव टू कम टू मी। Which is not a problem. We can always go to you, but for other reasons, not for pain management. Thank you, डॉक्टर साहब, मजा है। Thank you very much. Thank you for giving your Thank you time. very much. आपका टाइम बहुत महंगा है, बहुत यूजफुल है, तो आपके कई पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। So thank you for this and thank you friends for watching this. Thank you another very much. video. Have a nice Bye-bye. day. Bye bye.